जब क्लास यहाँ से बंद करना, लाइव एंड करना, यहाँ से एंड करना, तो यहाँ पर ये एंड कर देना। तो सेकंड चल रहा है, ये रिकॉर्ड हो रही है, यहाँ पे एंड कर देना इसको। ये एंड कर देना, बस ये रिकॉर्ड हो गया, एंड कर देना इसको। ठीक है ना ये, ठीक है। चलो सुबह मिलता है। गुड इवनिंग शिवांग। स्टार्ट करें। आगे बढ़े। सेक्शन 43A तक हो चुका था हम लोग का, और हमें पढ़ना है आगे सेक्शन 43B, जो कि है अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या खास है इस सेक्शन में? कुछ डिडक्शंस हैं जो बता रहा है कि सर्टेन डिडक्शंस टू बी मेड ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट, यानी मेरे पूरा का पूरा मर्केंटाइल सिस्टम जो काम करने का तरीका है, पूरी अकाउंटिंग करने का तरीका है, मर्केंटाइल सिस्टम पे हम लोग काम करते हैं, तो मर्केंटाइल सिस्टम पूरा एक साइड हो जाएगा। ये सेक्शन बोलता है कि हम डिडक्शन तुम्हें तभी अलाउ करेंगे जब तुमने एक्चुअल पेमेंट कर दिया होगा। यानी ये पूरा सेक्शन कैश बेसिस पे बात करता है कि होगा तुम्हारा इंटरेस्ट कभी पीएल में। इंटरेस्ट को अभी तक उसने डिनाई नहीं किया किसी भी सेक्शन में, इंटरेस्ट को मर्केंटाइल सिस्टम, हाँ, कि हमें किसी बैंक को इंटरेस्ट पे करना है, क्या कोई सेक्शन है जिसने अभी तक मना किया हो कि हमें इंटरेस्ट डिनाई हो जाएगा या इंटरेस्ट डिसअलाउ हो जाएगा? कोई ऐसा सेक्शन देखा? बताओ, कोई ऐसा सेक्शन? कोई सेक्शन नहीं देखा। अगर हम यहाँ पे सारी चीजें देखेंगे भी, क्या बोनस और कमीशन, बोनस और कमीशन एक और सेक्शन 30 वाले सेक्शन में था, 30 से 36 के बीच में, वहां पे खुद बोनस अलाउ किया जा रहा था, वहां पे खुद कमीशन अलाउ किया जा रहा था। कह रहा था कि अगर पीएल में तुम्हारे बोनस कमीशन होगा तो हम अलाउ कर देंगे। लेकिन 43B सारे सेक्शंस को ओवरराइड कर देता है। 43B बोलता है कोई और सेक्शन जो बोल रहा है हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हम तो डिडक्शन तुम्हें तभी देंगे जब तुमने उसको एक्चुअली पे कर दिया होगा। ठीक है, इसलिए जो भी पिछला हम पढ़कर आए हैं, इन 6 चीजों को, इवन अब ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉइंट 7 और 8, इन सारी चीजों को हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इनका डिडक्शन तभी मिलेगा जब वो एक्चुअली मेरी बुक में पेड करके आ रहे होंगे। वो इन सेक्शंस में एक तो तुम्हारा देखेगा एक्सपेंसेस है, हाँ, फिर तुरंत देखेगा उसका पेमेंट भी हुआ था कि नहीं हुआ था, तभी अलाउ होगा, अदरवाइज नहीं अलाउ होगा, वो डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं आगे कौन कौन से एक्सपेंसेस की बात कर रहा है। पहले उसने बोला the following sums are allowed as deduction only on basis of actual payment within the time limit specified in section 43B। अगर आप 43B का डिडक्शन लेना चाहते हो तो कुछ टाइम लिमिट उसने बताई है। एक तो पे कर दो, और पे करने का भी क्या कोई टाइम है? तो उसने एक टाइम लिमिट बता कर रखी है, अगर उसके अंदर पेमेंट कर दिया तो इस फाइनेंशियल ईयर वाले एक्सपेंसेस का तुम डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। पहले देखते हैं वो कौन कौन से एक्सपेंसेस की बात कर रहा है। पहले उसने बोला एनी सम पेबल बाय वे ऑफ टैक्स, ड्यूटी, सेस, फी, व्हाटएवर नेम कॉल्ड, अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। यानी वो कौन से टैक्सेस की बात कर रहा है? वो बहुत सारे टैक्सेस की बात कर रहा है। हो सकता
है वो यहाँ पे जीएसटी की बात कर रहा हो सकता है वो यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी की बात कर रहा हो सकता है वो यहीं पे जीएसटी पे एक सेस लगता है ऑन जीएसटी उसकी बात कर रहा हो सकता है ये सर्विस टैक्स की बात कर रहा हो, कुछ भी, बस मेरा वो टैक्स होना चाहिए, वो किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग वो टैक्स हो। अगर किसी गवर्नमेंट का टैक्स तुमने पे नहीं किया तो अपनी बुक में उसको एज एक्सपेंडिचर हम क्लेम नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर मुझे पेमेंट करना है जीएसटी वाला, तो जीएसटी में हम एंट्री कर लेते हैं, ठीक है, कि हाँ पे करना है। पे नहीं किया तो क्या उसका डिडक्शन अलाउ होगा? ये सेक्शन बोलता है अलाउ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब हम यहाँ पे अपना पीएल बना रहे होंगे तो मेरे एक्सपेंडिचर में तुम लोगों ने देखा होगा कभी कभी यहाँ 2 करके एक्साइज ड्यूटी लिखी रहती है एक्साइज ड्यूटी का एक्सपेंडिचर यहाँ पे पड़ा होता है। क्या वो अलाउ होगा? नॉर्मली अलाउ होता है, लेकिन जैसे ही हम ये देखेंगे कि हाँ ये पेबल है, अभी तक पे नहीं हुआ, तो वो तुरंत हो जाएगा मेरा डिसअलाउ। अगर ये पेड है तब तो अलाउ हो जाएगा, अगर वो नॉट पेड है तो वो हो जाएगा डिसअलाउ। और अगर हमें ये एक्सपेंडिचर को अलाउ करवाना है तो विद इन ड्यू डेट, एक इन्होंने ड्यू डेट बताई है, उस ड्यू डेट के अंदर अंदर अगर इसको हमने पे कर दिया, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो हम पे करना भूल जाते हैं और बाद में हमें याद आता है जब पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है। फाइनेंशियल ईयर में तो पे कर दिया होता तो अच्छी बात थी, वो पेबल होता प्लस पेड हो जाता तो सीधे सीधे हमें समझ में आ जाता कि पेबल पेड हो गया और उसका डिडक्शन अलाउ। लेकिन होगा क्या? पूरा प्रीवियस ईयर मेरा खत्म हो जाएगा, मेरा एक्सपेंसेस पेबल करके बुक में आ जाएगा, लेकिन पेड नहीं होगा। बाद में ध्यान आया कि पे करना था, तो अभी भी टाइम है, पे कर दिया तो डिडक्शन अलाउड, ठीक है। तो उसने सबसे पहले एक्सपेंडिचर पकड़े हैं खुद अपने गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट का कोई भी एक्सपेंडिचर, वो उसका कोई भी टैक्स पे बगैर पे किए हुए तुम्हें खर्चा अलाउ नहीं करेगा। दूसरा उसने क्या बोला? दूसरा उसने बोला any sum payable by an SSC as an employer by way of contribution to any provident fund। अगर हम कोई provident fund में contribution कर रहा है, कोई superannuation fund में contribution कर रहा है, कोई gratuity fund में contribution कर रहे हैं, any other fund में हम contribution कर रहे हैं, तो अभी तक मेरा allowed था, ठीक है, कंट्रीब्यूशन करना है, लेकिन पे अभी किया नहीं। तो जब हम इस वाले एक्सपेंसेस को पे कर देंगे तभी ये एक्सपेंसेस हमारा अलाउ होगा बुक में। फिर तीसरा कौन सा आया? उसने तीसरा बोला बोनस को और कमीशन को। पहले उसने सारे टैक्सेस वगैरह बोले, फिर उसने कंट्रीब्यूशन बोला पीएफ फंड का, सुपरएनुएशन फंड का, ग्रेजुटी फंड का और अदर फंड, ठीक है। अब यहाँ पे बोनस और कमीशन के लिए बोल रहा है। कुछ भी अगर हमने एम्प्लॉय को सिर्फ बोनस पेबल करके डाल दिया, कमीशन पेबल करके डाल दिया तो अलाउड नहीं होगा, जब वो पेड हो जाएगा तभी अलाउ होगा। नेक्स्ट क्या आ रहा है? नेक्स्ट वो बोल रहा है एनी सम पेबल बाय द एसएससी एज इंटरेस्ट ऑन एनी लोन। ये तो बहुत था। फ्रॉम एनी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। इसने मेन देखा इंटरेस्ट। अब आगे देखना सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट है। तुमने अगर किसी से लोन लिया, बोरो किया, और वो बोरिंग आप कर रहे हो, वो लोन ले रहे हो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो पब्लिक को लोन प्रोवाइड करती हैं, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से जो आपको लोन प्रोवाइड करती हैं, और उनके हिस्से में अभी आ रही है? अभी ठीक है? अच्छा, तो सिर्फ यहाँ पे क्या देखना है? इंटरेस्ट। अब वो बोल रहा है अगर किसी का भी इंटरेस्ट है और वो तुम्हारी बुक में पेबल करके आ रहा है तो वो अलाउ नहीं होगा। पहले इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कहीं बैंक का नाम नहीं लिया, इन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लिए। किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से तुम लोन ले लो और उसका इंटरेस्ट ना पे करो,
43BA उसका इंटरेस्ट तुम्हारी बुक से डिसअलाउ करवा देगा, ठीक है। दूसरा, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ई वाला। फिर और आगे आ जाओ, एफ पॉइंट में आए। एफ पॉइंट में भी उसने बोला इंटरेस्ट के लिए, और वो इंटरेस्ट किसका था, उन्हीं लोन पे, उन्हीं एडवांसेस पे, लेकिन अब बैंक है मेरे, शेड्यूल बैंक। किसी भी बैंक से तुमने लोन लिया और इंटरेस्ट नहीं पे किया, कोऑपरेटिव बैंक से लिया अदर देन प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल लैंड और रूरल डेवलपमेंट बैंक ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे, ये सारे उसने बैंक पकड़े। फिर उसने क्या बोला, इतनी चीजें, दो ही, एक बैंक और एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनसे भी अगर तुमने लोन लिया, एडवांसेस लिए और उसका इंटरेस्ट नहीं पे कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा एक्सपेंडिचर मेरे हाथ में डिसअलाउ। फिर आगे, एनी सम पेड बाय एसएससी एज एन एम्प्लॉयर इन ल्यू ऑफ अर्न्ड लीव। सैलरी के उसमें चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं कि अगर हमें कोई लीव मिलती है और हम उसको यूटिलाइज नहीं करते, तो वो हमें कुछ ना कुछ एम्प्लॉयर मेरा पेमेंट करता है अर्न लीव करके, ठीक है, इन ल्यू ऑफ अर्न लीव। तो कुछ पेमेंट अगर हमें मिलेगा तो वो भी आपको पे करना है, तभी डिडक्शन अलाउ होगा। और एक आया, एनी सम पेबल बाय द एसएससी टू द इंडियन रेलवेज फॉर यूज ऑफ रेलवेज एसेट। इसमें दो चीजें हैं, एक ये नया सेक्शन है, सॉरी एक नया पॉइंट इन्होंने ऐड किया है, ई वाला पॉइंट, ये अभी 18-19, ये 19 के लिए स्पेशली ऐड किया गया 1920 में, और एक ये बहुत साल पहले इन्होंने ऐड किया था। ई वाला पॉइंट अभी जस्ट ऐड हुआ है, इसलिए अपने केस में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जस्ट ऐड हुआ है। और जो एच वाला पॉइंट है, ये थोड़ा सा कुछ साल हो गए हैं और ये पहले ऐड हो चुका है। इसमें क्या है, एनी सम पेबल बाय एसएससी, ये क्लॉज एच वाला तब लगाया गया जब लोग क्या करते हैं, रेलवेज की एसेट को यूज करते हैं, रेलवेज से अपना सामान यहाँ पे भिजवाते हैं, या रेलवेज का बहुत सारा मतलब माल वाल ढोने के लिए रेलवेज की हेल्प लेते हैं, लेकिन उनका पेमेंट नहीं करते थे। रेलवेज का पेमेंट एक टाइम पे सुना होगा, रेलवे बहुत मतलब उस पे चल रही थी, उसको बहुत लॉस होने लगा था रेलवेज को, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग उसकी सर्विस को यूज तो करते थे, उसकी एसेट को यूज तो करते थे, लेकिन उसका पेमेंट पेंडिंग कर देते थे, पे नहीं कर देते थे, ठीक है। तो उसको करने के लिए, सही करने के लिए कि लोग जो है रेलवे का पेमेंट करें, उसके लिए इन्होंने ये पॉइंट ऐड किया कि अगर आप रेलवे की कोई एसेट यूज करते हो और उसका पेमेंट कोई बनता है, आप पे नहीं कर रहे, तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। तो इस डिसअलाउंस के चक्कर में कई लोगों ने फिर रेलवे को पेमेंट करना शुरू किया विद इन ड्यू डेट, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन क्लियर है। एच ये तब लगाया गया, पहले बताओ ई छोड़ के बाकी किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है अभी, किस एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं? लगभग हम लोग सारे पढ़ चुके हैं, लगभग हम लोग सारे पढ़ चुके हैं। बस ये कि यहाँ पे अब ये ध्यान रखना कि ये पेमेंट बेसिस पे अलाउ होंगे। अब आते हैं ई वाला पॉइंट जो अभी जस्ट ऐड हुआ है। ये अभी तक इंटरेस्ट हमें दो लोगों को पेमेंट करने पे ही अलाउ होता था, एक थे उसमें बैंक और एक था पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इनको तो चलो इंटरेस्ट पेबल होता था तो लोग डिडक्शन के लिए इसका इंटरेस्ट पे कर देते थे और डिडक्शन क्लेम कर लेते थे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे एनबीएफसी छूट जाते थे। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये भी तो लोन देते हैं, ये भी तो लोगों को पेमेंट करते हैं, बोरोइंग करते हैं, ठीक है, लोगों को एडवांस देते हैं, लोग उनसे कुछ ना कुछ इनसे भी लोन लेते हैं, इनका भी तो इंटरेस्ट बनता था और लोग पे नहीं कर रहे थे। इनके लिए इन्होंने ई वाला पॉइंट ऐड किया कि इनका भी अगर आप इंटरेस्ट रोकोगे तो वो अलाउड नहीं होगा, वो सिर्फ पेमेंट बेसिस पे होगा। इसको थोड़ा सा और समझते हैं, पहले पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। एनी सम पेबल बाय द एसएससी एज इंटरेस्ट, फिर वही बात आ रही है, इंटरेस्ट की बात आ रही है, on any loan borrowing from a deposit taking NBFCs। अब यहाँ पे इन्होंने एक NBFC देखी जो डिपॉजिट टेकिंग NBFC थी, और दूसरा इन्होंने बोला सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC। ये दो इन्होंने NBFC ली।
अगर हम इन टाइप के एनबीएफसी से कोई लोन लेते हैं और इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करते तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। पहले अब ये एनबीएफसी क्या होती है, ये डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी क्या होती है, ये सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट नॉन डिपॉजिट एनबीएफसी क्या होती है, हमें पहले ये समझना है। ठीक है, उसका क्योंकि नया पॉइंट है तो इन्होंने पूरा फुल डिस्क्रिप्शन नीचे ऐड किया हुआ है। वापस आते हैं अगले उसमें पॉइंट में, पेज में, नेक्स्ट पेज में देखो, पेज नंबर 4.286 में एकदम नीचे, सबसे नीचे नेक्स्ट पेज में मीनिंग ऑफ सर्टेन टर्म इन्होंने बताया। एक बोला कि एनबीएफसी क्या होती है, पहले हम वो जान लेते हैं। एनबीएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज अ कंपनी, जो कि एक कंपनी होती है, कंपनीज में है। नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन विच इज अ कंपनी and which has its principal business the receiving of deposit under any scheme or arrangement or in any other manner or lending in any manner। वो क्या कर रही है, उनका मेन काम है, प्रिंसिपल बिजनेस उनका क्या है, रिसीव करना डिपॉजिट और इसके बाद उठा के उसको लोगों को बांटना, ये इनका काम है एनबीएफसी का। समझ में आया एनबीएफसी का क्या काम है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि कंपनी है, और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो कि कंपनी है और उनका मेन काम है लोगों से डिपॉजिट लेना और उस डिपॉजिट को वापस लोगों में एज अ लोन बांट देना। और क्या इन्होंने बोला, such other non-banking institution or class of other institution as the bank may specify with the previous approval of central government and by notification in the official gazette। इतना ज्यादा डिटेल में अभी हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे केस में सिर्फ इतना बताएगा ये एनबीएफसी है, तो हमें खुद ही समझना है कि एनबीएफसी है। ठीक है, और इनके इंटरेस्ट की बात करें, सारे बैंक यही बात करते हैं, लेकिन डेफिनेशन अलग अलग है ना। अगर हम बैंक की बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं बैंकिंग एक्ट में रजिस्टर्ड है, ठीक है। अगर हम कंपनी की बात करें तो वो अलग है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अलग है। जहां जहां फाइनेंस की बात आएगी बैंक जरूर आएगी। ठीक, एक इन्होंने बोला था डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी यानी ये पब्लिक से डिपॉजिट ले रहे हैं, तो ये क्या है, सब ये जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो यही है, चाहे वो कंपनी के फॉर्म में हो, अगर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो लोगों से डिपॉजिट लेंगे और लोगों में बांट देंगे। अगर वो बैंकिंग कंपनीज है तो भी वही काम है, लोगों से पैसा लेना और लोगों में ही सर्कुलेट कर देना। ये तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मेन बिजनेस यही है, इसमें सारे कवर हो जाते हैं। ठीक है, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी क्या हुआ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी विच इज एक्सेप्टिंग होल्डिंग पब्लिक डिपॉजिट एंड इज रजिस्टर्ड विद द आरबीआई। फिर से पब्लिक का पैसा ले रहे हैं, पब्लिक में सर्कुलेट कर लेंगे, तो पब्लिक का पैसा ले रहे हैं इसलिए आरबीआई में तो इसको रजिस्टर होना ही पड़ेगा। आरबीआई तो इसको कंट्रोल करेगी क्योंकि पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है। दूसरा, सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट एंड नॉन डिपॉजिट एनबीएफसी क्या होते हैं, ज्यादा इन्होंने डिटेल में नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया कि जब ये एनबीएफसी की बात कर रहे हैं, एनबीएफसी में दो आ जाएंगे, एक आ जाएगा सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी और एक हो जाता है अदर। ये जिसके बारे में बात कर रहे हैं ये सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, इसके बारे में यहाँ बात हो रही है, और बाकी ये अदर है। इसको हम कब बोलेंगे, जब इस एनबीएफसी की एसेट मोर देन और इक्वल टू 500 करोड़ हो जाएगी, तो ये मेरी हो जाएगी सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, और बाकी जो है वो इसमें कवर हो जाएंगी। हमारा फोकस सिर्फ इसमें है। ठीक है, हमारा फोकस दो जगह है, एक ये डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी में और ये सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी में। बस इन्होंने दो की बात की, तीसरे की बात ही नहीं करी इन्होंने। अगर इस टाइप की नॉन एनबीएफसी है, इनके इंटरेस्ट का पेबल
इनके इंटरेस्ट का पेमेंट अगर हम कर देंगे तभी हमें इसका इंटरेस्ट अलाउ होगा। ठीक, बस उसने इतना बोला, इतनी चीजें क्लियर है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। कितने पॉइंट है सारे, अब वापस आ जाओ। वापस गवर्नमेंट के सारे टैक्सेस, पहला पॉइंट पेमेंट बेसिस पे अलाउड। दूसरा, अगर एम्प्लॉयर कोई कंट्रीब्यूशन करता है इस टाइप के फंड में, सुपर एनोवेशन फंड में, कोई भी ग्रेजुटी फंड में, तो जब वो पेमेंट कर देगा तभी उसका खर्चा अलाउड हो जाएगा। कोई बोनस और कमीशन की बात हो रही है तो पेमेंट बेसिस पे ही अलाउ होगा। अगर किसी हम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो इंटरेस्ट उसका पेड होने पे ही अलाउड होगा। अगर एनबीएफसी वगैरह को हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो पेमेंट बेसिस पे ही अलाउड होगा। अगर शेड्यूल बैंक की बात कर रहे हैं या किसी भी बैंक की बात कर रहे हैं तो इंटरेस्ट उसका पेमेंट बेसिस पे अलाउड होगा। दूसरा, अगर हमें एम्प्लॉयर से कोई इन ल्यू ऑफ अर्न लीव कुछ पेमेंट मिल रही है तो जब मिल जाएगा यानी एम्प्लॉयर के हाथ से खर्च हो जाएगा तभी उसको उस चीज का डिडक्शन मिलेगा। या फिर अगर हम रेलवेज की एसेट को यूज कर रहे हैं और उसको पेमेंट नहीं किया तो वो डिसअलाउ, पेमेंट बेसिस पे ही अलाउड होगा। इतनी चीज तो हमें पता है। तो अगर नहीं किया, भूल गए, पूरा प्रीवियस ईयर खत्म हो गया, अप्रैल से लेके मेरा पूरा मार्च हो गया, एक्सपेंसेस था इस बीच का, यहाँ पे एक्सपेंडिचर था, यही ए से लेके एच तक के सारे एक्सपेंडिचर थे इसी बीच में, भूल गए पे करना, क्या डिडक्शन अलाउ नहीं होगा? तो इन्होंने थोड़ा सा टाइम लिमिट दे दिया है, थोड़ा सा इन्होंने रहम कर दिया। इन्होंने बोला कि अच्छा भूल गए तो तुम्हें एक टाइम लिमिट बता रहे हैं। वो टाइम लिमिट क्या है? तो above sum can be paid by the SSC on or before the due date for furnishing the return of income under section 139 सबसेक्शन 1। ये तो हर केस में नॉर्मली है कि अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो उसको जस्ट अगले साल जो तुम्हारी ड्यू डेट आ रही है ROI की, रिटर्न ऑफ इनकम की, उससे पहले पहले अगर पे कर दोगे तो तुम्हारा वो डिफॉल्ट एक तरीके से करेक्ट कर दिया जाएगा। डिफॉल्ट था, अभी वो डिसअलाउ हो जाता, लेकिन अगर हमने ड्यू डेट से पहले पहले पेमेंट कर दिया तो यहाँ वाले जो एक्सपेंसेस थे वो डिसअलाउ होते होते रह जाएंगे, यानी तुम्हारा अलाउंस हो जाएगा। इतनी चीज समझ में आई? तो यहाँ पे ड्यू डेट कौन सी है? ड्यू डेट है अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, रिटर्न से पहले की डेट। इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच द लाइबिलिटी टू पे सच सम वाज इनकर्ड, जिस साल तुमने उसकी लाइबिलिटी पे करने वाली इनकर करी थी उस प्रीवियस ईयर पे एक्सपेंडिचर अलाउ हो जाएगा। एंड, लेकिन ध्यान रखना ऐसे नहीं अलाउ होगा, एविडेंस साथ में रखना कि पे कर दिया है। एविडेंस साथ में रखना, पे कर दिया है मतलब अगर हम गवर्नमेंट के टैक्सेस की बात कर रहे हैं, तुमने पे कर दिया है, एविडेंस दिखाओ, तो तुम्हें सारे चालान गवर्नमेंट के साथ में रखने हैं अपने। अगर तुमने बोनस और कमीशन की बात करी तो तुम्हारे बैंक में एंट्री आ रही होगी पेमेंट बेसिस पे। अगर हमने किसी को कंट्रीब्यूशन वगैरह पे किया है तो बैंक में एंट्री आ रही होगी। इंटरेस्ट में इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, इंटरेस्ट में क्या होगा? अगर हमने कोई बैंक को इंटरेस्ट वगैरह पे कर दिया है तो बैंक खुद उसको सर्टिफाई करता है। ठीक है, ये सारी चीजें मेरी एविडेंस के तरीके से रखी होंगी। एविडेंस जब भी कोई मांगेगा तो आपको प्रूफ करना पड़ जाएगा। इतनी चीज क्लियर है? फिर आगे आते हैं। वो बोल रहा है इस पॉइंट नंबर ई के बारे में, वो एनबीएफसी वाला पॉइंट, क्योंकि अभी जस्ट ऐड हुआ है, ये 19 में ही ऐड हुआ है। तो वो बोल रहा है कि असेसमेंट ईयर 1920, क्योंकि ये आया है फाइनेंशियल ईयर 1890, अगर उससे पहले की बात हो रही है तो वो ड्यू बेसिस पे आपको अलाउड हो जाएगा फिर, क्योंकि 43B में इसने एंट्री कब ली? अभी ली, 1819 में ली है, तो उससे पहले का प्रोविजन क्या है? तो उसके पहले वो ड्यू बेसिस पे अलाउड हो जाता होगा। किसी भी असेसमेंट ईयर की बात करेंगे तो वो ड्यू बेसिस पे अलाउड, लेकिन इस असेसमेंट ईयर 1920 से अब जब वो 343B में एंट्री ले चुका है तब वो पेमेंट बेसिस पे ही अलाउड होगा। ये बोल रहा है सेक्शन अपना 43B का की पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट ई में डिडक्शन इज अलाउड इन कंप्यूटिंग द इनकम अंडर सेक्शन 28 यानी पीजीबीपी की बात कर रहा है, ऑन ड्यू बेसिस पे अलाउड होगा इन द प्रीवियस ईयर रेलिवेंट टू द असेसमेंट ईयर 1920।
या एनी अर्लियर असेसमेंट ईयर की बात करें तो वो ड्यू बेसिस पे अलाउड हो जाएगा, ऑन ड्यू बेसिस। The SSC would not be entitled to any deduction under this section in respect of such sum in computing the income of the previous year in which such sum is actually paid by him। अब दूसरा, अगर तुम ड्यू बेसिस पे एक बार क्लेम कर चुके हो एक्सपेंडिचर, तो पेमेंट बेसिस पे दोबारा क्लेम नहीं करोगे। ये दोबारा उसने क्लियर कर दिया। समझ में आया पॉइंट ही? क्योंकि अभी जस्ट ऐड हुआ है, तो पहले वाले सारे जो जितने भी डिडक्शंस थे वो आपके ड्यू बेसिस पे अलाउड थे। फिर इतनी चीज क्लियर। फिर आगे आते हैं, एक आया ये, एक आया पॉइंट कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट। कभी कभी क्या होता है, रीस्ट्रक्चरिंग होती है हमारे लोन की। जैसे कभी कभी एक बैंक है, कई लोग क्या करते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं और उसका इंटरेस्ट नहीं पे करते। वो इंटरेस्ट बढ़ते 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 बहुत सारा हो जाता है, और जब इतना ज्यादा हो जाता है कि फिर हम उसको पे नहीं कर पाते। मतलब पहले जब छोटा छोटा अमाउंट था इंटरेस्ट का, तब तो हम वैसे ही नहीं पे कर रहे थे, और वो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होते होते, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगते लगते वो बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है, फिर हम और नहीं पे करते। तो हमें बैंक क्या करती है, एक ऑप्शन देती है कि आप चाहो तो इसको रिस्ट्रक्चरिंग कर दो, रिस्ट्रक्चरिंग करवा दो। मतलब पहले तो लोन आपका चल ही रहा था, इस इंटरेस्ट को भी अपने लोन में मर्ज करवा दो अमाउंट को, और वो भी आपकी लोन बन जाएगा। फिर हम उसकी छोटी छोटी ईएमआई कर देंगे। समझ में आया? समझ में आया? पहले क्या है, मान लो मेरा लोन है 1 लाख रुपए का, सिंपल, हम बहुत छोटा सा लोन लिया, ठीक है। इसको हमें 10 इंस्टॉलमेंट में पे करना था। 10 इंस्टॉलमेंट में पे करना था, उसमें मेरा कुछ इंटरेस्ट के साथ बना था, एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं पे करी, प्लस वो एक्यूमुलेट इंटरेस्ट के साथ हो गया 20,000, और मेरा इंटरेस्ट आज की डेट तक जो पे करना था 20,000 और बन गया, और वो भी नहीं पे किया। अब वो हमें ऑफर क्या देंगे कि इस 20,000 को जो हम इंटरेस्ट मान रहे हैं, आप इसी में मर्ज करा लो। हम एक काम करते हैं, आज से इस लोन को बोलेंगे 1,20,000 रुपए का लोन, और फिर इसको हम 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे कर दो, ईएमआई बनवा देते हैं, इंस्टॉलमेंट। ये हो गया, करवा दिया। तो कई लोग क्या करने लगे, ये जैसे ही इनका इंटरेस्ट, उसने रिस्ट्रिक्शन इस इंटरेस्ट पे लगाई थी, वो इंटरेस्ट क्या हुआ, अब इसकी एंट्री अगर हम लोग सिंपल सी समझे तो देखो एसएससी कितना बड़ा दिमाग लगा रहा है। क्या है यहाँ पे, पहले मेरा इंटरेस्ट था वो पेबल करके था। जैसे ही मैंने बोला कि इंटरेस्ट पे नहीं किया, लेकिन इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन किया, इस एंट्री से क्या हो जाएगा, मेरा ये इंटरेस्ट पीएल में चला जाएगा 20,000 रुपए। 20,000 रुपए मेरा इंटरेस्ट था और हमने पे नहीं किया, ये सिर्फ पेबल है, इंटरेस्ट पेबल करके डाल दिया। क्या इतना करते ही मेरा ये इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा 20,000 रुपए का? 43B उसको डिसअलाउ कर देगा, कहेगा ये एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं है, ठीक है, ये एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं है। तो अब जैसे ही ये रीस्ट्रक्चरिंग हुई, इसका इफेक्ट क्या आएगा मेरी बुक में, इसका इफेक्ट आएगा कि ये इंटरेस्ट जो मेरा डेबिट हुआ था वो खत्म होके मेरे लोन अमाउंट में मर्ज हो जाएगा, ठीक। अब लेकिन इससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट वाली फिगर जो डेबिट हो रही थी वो खत्म हो गई, लोन मेरी बुक से खत्म हो गया। तो एसएससी बोल रहा है कि मेरा इंटरेस्ट पेड हो गया। इतना करते ही ये क्या करते हैं, इस इंटरेस्ट को पेड मान लेते हैं कि मैंने पे कर दिया, क्योंकि मेरी बुक से इंटरेस्ट खत्म हो गया, वो चला गया मेरे लोन में मर्ज होके। तो इनकम टैक्स वाले बोल रहे हैं कि ये जो आपने कन्वर्जन किया है ना, इसको हम पेमेंट नहीं बोलते। ये जो कन्वर्जन हो रहा है इसको हम पेमेंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो सच में पेमेंट नहीं है, वो तो सिर्फ रीस्ट्रक्चरिंग है। कहाँ आपने अभी कोई अपना इंटरेस्ट पे किया, वो जाके सिर्फ लोन में मर्ज हो गया है। जब ये वाला लोन पे कर देना, तब इसको हम मानेंगे कि आपका इंटरेस्ट पे हुआ है, और तभी आपका डिडक्शन अलाउ होगा। इतनी चीज समझ में आई? चलो आगे देखते हैं इन्होंने क्या बोला। क्या है, कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट इनटू लोन और बोरोइंग और एडवांस और पेबल इन एनी अदर मैनर, किसी भी तरीके से बस तुम्हारा इंटरेस्ट
तुम्हारे लोन में मर्ज हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? कुछ एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया, वो क्लैरिफाई कर रहा है। इफ एनी सम पेएबल बाय द एसएससी एज इंटरेस्ट ऑन एनी सच लोन, बोरिंग, एडवांस, कुछ भी हो, डी ई एफ, उस तीनों पॉइंट में जहां जहां हम इंटरेस्ट के ऊपर बात कर रहे थे उन तीनों पॉइंट में कहीं भी अगर ऐसा कोई इंटरेस्ट है इज कन्वर्टेड इनटू लोन और बोरिंग, मतलब वो इंटरेस्ट मेरा कन्वर्ट हो गया लोन में और बोरिंग में और एडवांस में, तो जो इंटरेस्ट सो कन्वर्टेड हुआ है, जो इंटरेस्ट आपने कन्वर्ट किया एंड नॉट एक्चुअली पेड, एक्चुअली कन्वर्ट हुआ है, वो पे नहीं हुआ है, ठीक है, shall not be deemed as actual payment, तो वो आपका पेमेंट नहीं माना जाएगा and hence would not be allowed as deduction। क्या उसने सही बोला? क्या ये एक्सप्लेनेशन सही बोल रही है? पहले तो ये बताओ। ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही बोल रही है। मेरा लोन सिर्फ मेरा इंटरेस्ट अभी सिर्फ लोन में मर्ज हुआ है, अभी वो पे नहीं हुआ, मेरी बुक से वो इंटरेस्ट खत्म होके लोन में प्लस हो गया है, लेकिन वो लोन अभी प्रीपे नहीं हुआ, इसलिए एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही बोल रही है। इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक क्लैरिफिकेटरी एक्सप्लेनेशन डाला कि ओनली ये जो है कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट इनटू लोन और बोरिंग एडवांस डज नॉट अमाउंट टू एक्चुअल पेमेंट, नहीं मानेंगे, ठीक है। इसके लिए इन्होंने एक सर्कुलर भी इशू कर दिया है, ये सर्कुलर नंबर है कि अगर तुम बोलो कि कैसे कौन बोल रहा है तो ये सर्कुलर बोल रहा है कि इंटरेस्ट कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट को हम एक्चुअली पेमेंट नहीं बोलेंगे, ये बोल रहा है कि कन्वर्टेड इंटरेस्ट विल बी अलाउड एज डिडक्शन हैज बीन क्लैरिफाइड। क्या है? अनपेड इंटरेस्ट एक्चुअली पेड टू द बैंक will be in the nature of revenue expenditure, जब आप ये इंटरेस्ट पे कर दोगे तो वो रेवेन्यू नेचर का होगा, आप उसको अलाउ करवा देना, डिजर्व कर देगा डिडक्शन। therefore irrespective of कुछ भी बोलो, डिडक्शन फाइनली अपना लास्ट पैरा है ये, the deduction will be allowed in the previous year in which converted interest is actually paid, जब ये converted interest भी actually paid हो जाए उस साल डिडक्शन ले लेना, ठीक है। आगे आते हैं, फिर और क्या आ रहा है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जरा ये इलस्ट्रेशन अपना देख लो। इलस्ट्रेशन में क्या है, हरी है, एक इंडिविजुअल है, कैरिड ऑन द बिजनेस ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज लाइक पैडी व्हीट, उन्होंने बोरो किया लोन फ्रॉम आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और इंडियन बैंक, दो जगह से इन्होंने लोन लिया है एंड हैज नॉट पेड इंटरेस्ट, और इन्होंने अभी तक इंटरेस्ट नहीं पे किया। क्या है इनका इंटरेस्ट आ कितना रहा है, 15 लाख और 30 लाख रुपए का इंटरेस्ट है इनका, 1920 बोथ, दोनों जो बैंक थे जब ये रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं अपने लोन की तो इन्होंने कन्वर्ट कर दिया इंटरेस्ट को पेबल बाय हरी टू देम एज अ लोन कर दिया इन 60 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ये लोन इनका 60 इक्वल इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट हो गया ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020। हरी ने केवल 5 इंस्टॉलमेंट पे करी है, तो अलाउ कितने का होना चाहिए, केवल 5 इंस्टॉलमेंट ही होनी चाहिए, और इंडियन बैंक की 3 इंस्टॉलमेंट इनको होनी चाहिए अलाउड। हरी ने क्लेम किया एंटायर 45,000 एज एक्सपेंडिचर while computing the income from business profession and sale, whether claim is valid, और अगर नहीं तो कितना इनका अलाउेबल होगा। अब ये क्वेश्चन हमें करना है, हमें सिंपल सा समझना है। 15 लाख इनका इंटरेस्ट था जो 60 इक्वल इंस्टॉलमेंट में था, और इनका ये 30 लाख था, ये भी 60 इक्वल इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट करवा दिया गया। अब इनको कितना मिलने वाला है, इसमें इनको मिलने वाला है इनटू कितना इंस्टॉलमेंट पे किया, केवल 5 डिवाइडेड बाय 60, इसमें इन्होंने पे किया है 3 डिवाइडेड बाय 60, बस उतना ही अलाउड होगा जितना इन्होंने पे किया, ठीक है। कितना आने वाला है फिर, देखो क्या इतना आएगा, और ये इतना अलाउ हो जाएगा कैश बेसिस पे, क्योंकि इन्होंने पे केवल कैश बेसिस पे नहीं, पेमेंट बेसिस पे। अगर इन्होंने इतना पे किया, 5 इंस्टॉलमेंट पे करिए, 5 का
पे डिडक्शन मिल जाएगा, बाकी डिसअलाउड। इतनी चीज समझ में आई। फिर आगे आ जाते हैं, एक बहुत भयानक क्वेश्चन आया ये, इस पे बहुत टाइम तक कई लोगों को डाउट था, बहुत टाइम तक कई लोगों को इस सेक्शन में डाउट हुआ। एओ अलग अपनी बात करता था और एसएससी अपनी बात करता था। कौन से वाला? यहाँ पे लिखा था ड्यू डेट, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, ठीक है। ड्यू डेट अपनी दो होती है। जब हम इस सेक्शन की बात करते हैं, ये कंट्रीब्यूशन वाले की बात करते हैं कि जब हम वेलफेयर फंड में कुछ भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो वहां पे हमें दो, ये कौन से ड्यू डेट की बात कर रहा है पहले क्लियर नहीं था। एक ड्यू डेट होता है मेरा, ड्यू डेट होता है फॉर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फंड, एक फंड में कंट्रीब्यूशन करने की ड्यू डेट होती है। एक होती है ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। दो ड्यू डेट हैं, ठीक है। तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते थे ये कौन सी ड्यू डेट की बात कर रहा है। बाद में बहुत जगह इन्होंने क्लियर किया कि हम ये वाले ड्यू डेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसकी बात करें तो ये हम लोग पहले भी शायद पढ़ चुके हैं कि अगर हमने अप्रैल में किसी का कंट्रीब्यूशन किया है, अप्रैल का कंट्रीब्यूशन अगले महीने की 15th तक हम पे कर देते हैं तो वो अलाउड हो जाता था। मई वाला अगर है तो हम अगले महीने की 15th जून तक उसका पे कर देते हैं, ये ड्यू डेट है, ये इसके हिसाब से ड्यू डेट होती है। तो एओ क्या करता था, एओ बोलता था कि अप्रैल वाला आपने 15th मई को पे किया तो चलो वो तो विद इन अ ईयर हो गया। जैसे ही मेरा आएगा मार्च, जैसे ही मेरा आएगा मार्च और मार्च वाला फिर मेरी ड्यू डेट बन जाएगी 15th अप्रैल, तो यहीं पे वो डिसअलाउ कर देता था कि 43B पेमेंट नहीं हुआ और वो आपका विद इन ड्यू डेट आपने पेमेंट नहीं करी और ये डिसअलाउ, उसको इतनी जल्दी रहती थी डिसअलाउ करने की। 15 दिन के अंदर वो बोलता था ड्यू डेट आपकी आ गई है, आपने पेमेंट नहीं किया, आपका एक्सपेंडिचर डिसअलाउ। फिर बाद में इसने सीबीडीटी ने खुद क्लियर किया कि ये वाली ड्यू डेट की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, रिटर्न ऑफ ड्यू डेट की बात कर रहे हैं जो 6 महीने बाद आएगी, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, अलाउबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू फंड for welfare of employees paid after the due date under the relevant act। अगर आपने ड्यू उस रेलिवेंट एक्ट के ड्यू डेट के बाद में पेमेंट किया बट बिफोर रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले कर दिया तो अलाउड हो जाएगा। ये सीबीडीटी ने फिर क्लियर किया कि दोनों ड्यू डेट हमें एक साथ नहीं देखनी, हमें भले आपने उस फंड वाले ड्यू डेट के बाद में किया, 15 के बाद कर दो, भूल गए पे करना, 15 के बाद हम करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सितंबर या जुलाई जो अपनी ड्यू डेट होती उससे पहले कर दो तो अलाउड हो जाएगा। क्या आया है, ज्यादा डिटेल नहीं, बस सर्कुलर नंबर ये है अपना। क्या इन्होंने बोला, अंडर सेक्शन 43B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट certain deductions are admissible only on payment basis। 43B बोलता है। हाँ, सीबीडीटी ने ऑब्जर्व किया that some field officers डिसअलाउ कर रहे थे एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन को टू प्रोविडेंट फंड और सुपरएनुएशन फंड और ग्रेजुटी फंड और एनी अदर फंड, कोई भी फंड, by invoking the provision of section 43B। 43B लगा के ड्यू डेट का वो करके वो डिसअलाउ कर दे रहे थे। If it has been paid after the due date as per relevant act, ये ले रहे थे पीएफ वाली एक्ट, ये ले रहे थे फंड वाली ड्यू डेट, ठीक है, और वो डिसअलाउ कर रहे थे। फिर सीबीडीटी ने एग्जामिन किया मैटर को इन द लाइट ऑफ जुडिशियल डिसीजंस, बहुत सारे कोर्ट ने भी फिर एसएससी के फेवर में डिसीजन दिया और आया, कोर्ट ने क्या बोला, कुछ कोर्ट्स ने बोला हेल्ड दैट डिडक्शन इज अलाउएबल टू द एम्प्लॉयर एसएससी if he deposit the contribution to welfare fund on or before the due date of filing of return of income। कई कोर्ट्स ने ये जजमेंट दी कि अलाउ हो जाएगा अगर वो उसने ड्यू डेट रिटर्न फाइलिंग की डेट से पहले पहले किया तो आपको डिडक्शन अलाउड हो जाएगा, ये खुद कोर्ट ने बोला। अकॉर्डिंगली क्या हुआ, सेटल्ड पोजीशन ये हुआ कि अगर एसएससी डिपॉजिट कर देता है एनी सम पेबल, कोई भी टैक्स का या कुछ भी,
और एनी सम पेबल बाय एसएससी एज एन एम्प्लॉयर, कोई भी फंड वगैरह की जब बात चल रही होती है तो वो क्या होता है, ऑन और बिफोर ड्यू डेट एप्लीकेबल इन हिज केस फॉर फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम 139 वाले के पहले पहले अगर आप कर दो तो वो आपका अलाउ हो जाता है, और नो डिसअलाउंस कैन बी मेड अंडर सेक्शन 43B। बस। फिर लेकिन बहुत ध्यान रखना, वो बोल रहा है आपका अलाउ कर देंगे, लेकिन इस वाले पॉइंट पे जरा ध्यान रखना। इट इज फर्दर क्लैरिफाइड, जरा फर्क बताना इस वाले पॉइंट में और इस वाले पॉइंट में वो क्या अलग बोल रहा है। यहाँ पे डिसअलाउ कर रहा है, वहां पे क्लैरिफाइज दैट सर्कुलर does not apply to claim of deduction relating to employees contribution which are governed by section 3615A। क्या समझ में आया? यहाँ पे कुछ उसने डिसअलाउ कर दिया, डज नॉट अप्लाई टू क्लेम ऑफ डिडक्शन। ये वाली जो क्लैरिफिकेशन है, ये वाला जो सर्कुलर है वो 3615A वाले में अप्लाई नहीं होगा, उसने ये बोला। बताओ क्या फर्क कर दिया, ऐसा क्यों? ऊपर एक जगह बोल रहा है अलाउ है, नीचे एक जगह बोला सर्कुलर अप्लाई नहीं होगा, यानी उसने यहाँ पे क्या छोड़ दिया? दो कंट्रीब्यूशन होते हैं हमारे पास, कंट्रीब्यूशन के नाम पे हमारे होते हैं दो कंट्रीब्यूशन। एक होता है जो फ्रॉम एम्प्लॉय आता है, एक होता है जो बाय एम्प्लॉयर आता है। जब एम्प्लॉयर किसी फंड में, यह है मेरा फंड, और इस फंड में कंट्रीब्यूशन करता है तो दो टाइप का कंट्रीब्यूशन होता है। एक होता है एम्प्लॉयर की तरफ से, एक होता है एम्प्लॉय जब पहले इसको देता है और वो इस फंड में डालता है। कुछ समझ में आया? एक है जो डायरेक्ट एम्प्लॉयर अपनी पॉकेट से जाके फंड में डिपॉजिट करता है, और एक होता है जो वो एम्प्लॉय की सैलरी से काटता है और सैलरी से रिसीव करता है, फिर उसका कंट्रीब्यूशन उठा के फंड में डालता है। वो दो टाइप के कंट्रीब्यूशन करता है, ठीक है? तो अभी तक ऊपर जितनी भी बात कर रही थी वो ध्यान दो, तो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की बात हो रही थी, एज एन एम्प्लॉयर, यानी 43B बिफोर ड्यू डेट की बात करता है। 43B इस वाले पॉइंट पे बात कर रहा है, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की बात करता है, लेकिन ये सर्कुलर आपके एम्प्लॉय वाले पे नहीं होता, पेंडिंग एम्प्लॉय वाले पे अप्लाई नहीं होता। अगर आपने एम्प्लॉय की सैलरी से काट लिया था उस मंथ में, तो आपको तुरंत उसी फंड की ड्यू डेट के अंदर पेमेंट कर देनी चाहिए थी। उतना लंबा आप 6 महीने 7 महीने पूरे साल भर खींच के नहीं लेकर आओगे और आपको डिडक्शन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका कंट्रीब्यूशन, क्योंकि ये आपका खर्च था, आप ड्यू डेट के पहले पहले अगर पे कर देते हो तो ये डिडक्शन अलाउड है। लेकिन अगर एम्प्लॉय की सैलरी वाला डिडक्शन है, जो एम्प्लॉय वाला पार्ट आपने लेट कर दिया, इसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, ये डिसअलाउ हो जाएगा। इतनी चीज समझ में आई? तो ये हमें बोल रहा है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। इसको नोट कर लो, यानी जो लास्ट पैरा की बात कर रहा है कि ये सर्कुलर कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, यह एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो कंट्रीब्यूट किया जा रहा है बाय एम्प्लॉयर, और इसको हमेशा डिपॉजिट होना पड़ेगा ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ रेलिवेंट फंड, तभी अलाउड होगा। ये ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम वाले से अलाउ नहीं होगा।
इतनी चीज क्लियर है? तो अपना 43B क्लियर। कई जगह ये फंसाते हैं, कई जगह ये फंसाते हैं। आएगा कि एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया, एम्प्लॉय वाला, और बिफोर ड्यू डेट रिटर्न, लेकिन रिटर्न ऑफ इनकम से पहले पहले उसने पे भी कर दिया, और एओ उसको अलाउ करेगा या नहीं करेगा, तुम्हें सोच के अलाउ करना है कि उसकी पॉकेट वाला था, यानी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था, कि एम्प्लॉय वाला उसने काट के लेट पेमेंट किया। एम्प्लॉय वाला अलाउ नहीं होगा, वो तो उसके हाथ में डिसअलाउ कर दिया जाएगा। इतनी चीज क्लियर है? ठीक है। फिर एक आता है अपना नेक्स्ट सेक्शन, ये हम लोग का जल्दी हो जाएगा क्योंकि लगभग हम लोग इसको 2 बार पढ़ चुके हैं, सेम प्रोविजन पढ़ चुके हैं, और फिर से ये पीजीबीपी में आ रहा है। ये कहाँ से आ रहा है? सेम यही सेक्शन एक हम लोग आईफॉस में पढ़कर आ रहे थे, सेम यही सेक्शन अभी हम लोग कैपिटल गेन में भी पढ़कर आ रहे हैं। ये लगभग कहीं ना कहीं 50C से मैच खाता है, जहां बात होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर करने की। क्या याद है सेक्शन 50C? जहां हम लैंड और बिल्डिंग को सेल कर रहे होते हैं स्टैंप ड्यूटी से कम वैल्यू पे, तो 50C बोलता है कि वहां पे आपका सेल कंसीडरेशन अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम है तो वहां हम सेल कंसीडरेशन आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेंगे। ये सेम सेक्शन यही पे अप्लाई है, बस फर्क इतना है कि कैपिटल गेन में जब हम ये सेक्शन पढ़ते थे तब वो जो एसेट थी मेरे लिए वो एज कैपिटल एसेट हम ट्रांसफर कर रहे थे। जा मेरे पास से वो भी रही थी, लेकिन मेरे पास से जा रही थी एज कैपिटल एसेट, और यहाँ पे भी मेरे पास से जाएगी, लेकिन जाएगी वो एज स्टॉक इन ट्रेड, यानी वहां पे वो मेरे लिए एसेट की तरह सेल हो रही थी और यहाँ पे मेरे लिए वो गुड्स की तरह सेल हो रही है। अब रियल एस्टेट वाले लोग रियल एस्टेट का जो बिजनेस करते हैं उनके लिए बिल्डिंग उनकी स्टॉक होती है, वो गुड्स में उनके लिए गुड्स क्या है, उनके लिए यही बिल्डिंग यही फ्लैट वगैरह उनके गुड्स हैं। तो अब अगर हम नॉर्मल एक एसएससी होते और मेरा घर बिक रहा होता है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से नीचे पे, तो हम 50C पे बेचते, लेकिन अगर हम रियल एस्टेट वाले हैं अभी भी हम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम पे सेल कर रहे हैं, तो क्या वो सेक्शन लग पाता था? 50C नहीं लगा पाते थे, क्योंकि वो बोलता था कि जब आप लैंड और बिल्डिंग को सेल करोगे एज कैपिटल एसेट तब 50C लग जाता है। लेकिन तब रियल एस्टेट वाले छूट जाते थे, वो लोग बच जाते थे, क्योंकि वो तो बोलते थे वो तो हम एज कैपिटल एसेट ट्रांसफर ही नहीं कर रहे हैं, हम तो अपना गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं। और 50C गुड्स पे अप्लाई नहीं होता, उसको बराबर करने के लिए इन्होंने 43CA लेकर आए। उन्होंने बोला सेम प्रोविजन सेम एसेट, बट अब एज तुम स्टॉक इन ट्रेड सेल करोगे तो सेम वही ट्रीटमेंट होगा जो 50C में करते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे इसको, लगभग किया हुआ है। क्या है? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ लैंड और बिल्डिंग टू बी टेकन एज द फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफर इवन इफ द सेम आर हेल्ड बाय ट्रांसफरर एज स्टॉक इन ट्रेड। भले आप उसको स्टॉक इन ट्रेड की तरह रख रहे हो, तब भी हम क्या मानने वाले हैं वहां पे? उस एसेट की वैल्यू स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मानेंगे। वापस आ जाओ 43CA सेक्शन 43CA has been inserted as an anti-avoidance measure to provide that where the consideration शिवांग आवाज आ रही है सही से? चलो, क्या बोलता है? जब हम कोई ट्रांसफर करते हैं एसेट अदर देन कैपिटल एसेट, जो कि लैंड और बिल्डिंग और बोथ है, यानी हम कोई ट्रांसफर तो कर रहे हैं कोई एसेट, लेकिन वो एज कैपिटल एसेट नहीं है लेकिन लैंड और बिल्डिंग ही, इज लेस देन द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, और उसकी वैल्यू क्या है? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम है, तो वैल्यू हम जो भी अडॉप्ट कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं, एसेसिबल कर रहे हैं, वो क्या मानी जाएगी? शैल बी deemed to be full value of consideration for the purpose of computing PGBP भी करते वक्त कंप्यूट करते वक्त हम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को ही मानेंगे। दैट इज स्टैंप ड्यूटी वैल्यू shall be
taken as full value of consideration. However, if the stamp duty value does not exceed 105%, ये भी हम लोग पढ़ चुके कैपिटल गेन में कि हाँ थोड़ा बहुत तो वेरिएशन चलेगा ही। अब 100 की चीज हम एग्जैक्टली 100 पे थोड़े ना सेल कर देंगे, हो सकता है हम 99 पे सेल कर दे, तो 5% तक का वेरिएशन ये अलाउ करते हैं। ये बोल रहे हैं जहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपकी 105% ऑफ कंसिडरेशन से ज्यादा है received or accruing, तो कंसिडरेशन शैल बी डीम्ड टू बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो आपका जो कंसिडरेशन है भले वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, लेकिन कहीं ना कहीं बस 5% से ज्यादा का वेरिएशन नहीं होना चाहिए, तो कंसिडरेशन को ही हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फिर मान लेंगे फॉर द पर्पज ऑफ पीजीबीपी। फर्दर समझ में आ रहा है? कुछ पूरा सब पढ़ा हुआ है, सेम है कैपिटल गेन, कुछ अलग नहीं है। फर्दर where the date of agreement, फिर वही एक बात आ जाएगी कि स्टैम्प ड्यूटी देखेंगे तो हमें हो सकता है 2 डेट मिल जाए, एक होता है डेट ऑफ एग्रीमेंट, एक होता है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। हमें क्या करना है नॉर्मली तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना है, लेकिन हम डेट ऑफ एग्रीमेंट कब लेंगे? जब कुछ ना कुछ अदर देन कैश हमें मिल जाए ऑन और बिफोर डेट ऑफ एग्रीमेंट। अगर हमें कुछ वैल्यू मिल गई है कुछ भी, तो हम मानेंगे अपना स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन डेट ऑफ एग्रीमेंट। ये भी पढ़ चुके हैं सब। Date of agreement fixing the value of consideration for transfer of asset and the date of registration of transfer of asset are not same, जहाँ पे दोनों डेट अलग अलग हो। एक एग्रीमेंट की डेट आ रही है जब हमने एग्रीमेंट किया था, फिर एक रजिस्ट्रेशन की डेट आएगी, 2 डेट अब हमें मिल गई। यहाँ पे भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, यहाँ पे भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, कौन सी वाली ले? कौन सी वाली ले? तो बोला स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू may be taken as on the date of agreement वाली लो for transfer instead of the date of registration। तब रजिस्ट्रेशन छोड़ दो, तो हमें कौन सी लेनी है? एग्रीमेंट की। प्रोवाइडेड कुछ ना कुछ कंसिडरेशन आपको रिसीव्ड हो गया हो बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट और यूज ऑफ ईसीएस थ्रू अ बैंक अकाउंट, और कोई भी एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड मोड से ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एग्रीमेंट अगर कुछ मिल गया तो डेट ऑफ एग्रीमेंट ले लो। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे द एससी ऑफिसर डिस्प्यूट हो जाए तो फिर यहाँ पे डिस्प्यूट की बात चलती है। अगर कुछ डिस्प्यूट हो गया बिटवीन एओ एंड एसएससी, तो क्या बताया जाता है? अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो तुम्हारा केस रिफर कर दिया जाएगा वैल्यूएशन ऑफिसर को, फिर वो निकालेगा। ठीक है, अगर कोई वैल्यू में डिस्प्यूट हो जाता है तो वैल्यूएशन ट्रांसफर कर दिया जाएगा वैल्यूएशन ऑफिसर को, फिर वो निकालेगा वैल्यू। जहाँ पे एसएससी क्लेम्स बिफोर द एओ दैट की वैल्यू जो भी आप अडॉप्ट कर रहे हो एसडीवी के नाम पे वो ज्यादा है फेयर मार्केट वैल्यू से, एओ बोलेगा कि आप ज्यादा एसडीवी बता रहे हो, वैल्यू तो कम है। एंड फिर वैल्यू सो adopted और assessed accessible by such authority has not been disputed। 2 चीजें होती हैं, यहाँ पे डिस्प्यूट हो गया, ये पॉइंट है डिस्प्यूट का, इस पॉइंट पे दोनों लोग लड़ रहे हैं, ठीक है लड़ रहे हैं। प्लस ये भी होता है कि कहीं अपील और रिवीजन या कोई भी रेफरेंस अगर एसएससी ने नहीं किया, मतलब अगर तुम लोग चाहते हो कि 2 लोग तुम और तुम्हारा असिस्टिंग ऑफिसर वैल्यूएशन ऑफिसर की हेल्प लेके ये मामला सुलझा ले, तो ही ये वाला क्लॉज आगे बढ़ेगा। अदरवाइज कोर्ट में जाना चाहते हो तो चले जाओ। तो वैल्यूएशन ऑफिसर को हम तभी बुलाएंगे जब डिस्प्यूट हो गया हो, लेकिन एओ एसएससी बोल रहा है कि हमने कोई अपील नहीं करी, कोई रिवीजन में नहीं जा रहे, हम कोई रेफरेंस में नहीं जा रहे, वैल्यूएशन ऑफिसर को बुला लो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये मामला वैल्यूएशन ऑफिसर को छोड़ देंगे। फिर जो भी वैल्यू निकालेगा ये वैल्यूएशन ऑफिसर, अगर उसकी वैल्यू उस एसडीवी से भी ज्यादा निकल आए तो हमें क्या वैल्यू लेनी है? फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही अपनी मानी जाएगी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। और अगर कम वैल्यू निकल आएगी तो फिर हम कम वैल्यू को ही एसडीवी मानेंगे अपनी। बस ये सेक्शन इतना है, बाकी सब पिछला पुराना, और ये एग्जाम्पल तुम्हें होमवर्क में करना है।
43 CA, बस इतना ही है, लगभग सेम कॉपी है 50 CA की, बस फर्क इतना है, वहां पे हम इसको लैंड और बिल्डिंग को ट्रांसफर कर रहे थे एज कैपिटल एसेट, और यहाँ पे भी लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफर हो रही लेकिन एज स्टॉक इन ट्रेड, बस यही फर्क है। बाकी 43 CA बिल्कुल सेम है 50 CK। ये एग्जाम्पल तुम्हें होमवर्क में करना है, और यहाँ से अपना खत्म हो जाता है सारे डिडक्शंस वाले सारे पॉइंट, लगभग अपना 80% तक पीजीबीपी कंप्लीट हो गया यहाँ से। अब बस और जो बाकी चीजें हैं एक्सपेंडिचर से रिलेटेड अब कुछ नहीं आएगा, अब सिर्फ और सिर्फ बाकी पॉइंट्स है जो हमें पीजीबीपी में पढ़ने हैं। इतनी चीज क्लियर है? कुछ पूछना है अभी शिवांग? एग्जाम्पल करना, कल हम लोग 44 ए पढ़ेंगे और ए बी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और अपना रिवीजन करो, कुछ पूछना हो तो पूछ लो, अभी सब कुछ क्लियर है? अच्छा ठीक, चलो फिर हम लोग आज अपनी क्लास बंद कर रहे हैं, कल आगे सेक्शन 44 ए कवर करते हैं, ठीक? चलो।